तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्थक स्टडी में, जहां हम पीसीएस परीक्षा 2019 के पेपर में जो ज्योग्राफी का पार्ट है उसको आज देखेंगे। इससे पहले हमने हिस्ट्री के पार्ट को देखा था जिसमें कुल 23 प्रश्न थे और उनको विस्तार से देखा था। आज हम यहाँ पे ज्योग्राफी के प्रश्नों को विस्तार से देखेंगे और इस क्रम में जो हमारा पहला ही प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? गुरला मंधाता, नामचा बरवा, कामेट और नंगा पर्वत। तो मित्रों, इस प्रश्न में गुरला मंधाता विकल्प ए और इसके साथ ही साथ विकल्प बी नामचा बरवा, यह दोनों भारत में अवस्थित नहीं है। गुरला मंधाता पर्वत शिखर पश्चिमी तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट अवस्थित है। ये पश्चिमी तिब्बत में नेपाल के उत्तर पश्चिम सीमा, नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा पे अवस्थित है। उत्तर पश्चिम सीमा पे अवस्थित है। गुरला मंधाता हमने देखा। इसी प्रकार नामचा बरवा जो है अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत में है। ये दक्षिण पूर्वी तिब्बत में है। इस प्रकार गुरला मंधाता और नामचा बरवा ये दोनों ही शिखर भारत में अवस्थित नहीं है। कामेर पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में तथा नंगा पर्वत भारत के जम्मू कश्मीर में है। ये उत्तराखंड हो गया और ये नंगा पर्वत जो है ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम हो जाती है। क्यों कम होती है? नहीं, कैसे कम होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर। तो मित्रों, इसका विकल्प हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में जाड़े की वर्षा का कारण बनते हैं। भारत में उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, जो कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा की विपरीत कंडीशन है। जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में इससे होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है और यह वर्षा रबी की फसलों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? बराक नदी, लूनी नदी, घग्गर नदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा लूनी नदी। राजस्थान में यह बहती है लूनी नदी और इसका उद्गम जो है अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला में स्थित नागा पहाड़ी से होता है। प्रारंभ में इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है तथा पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदी सरस्वती के इसमें मिलने के बाद यह लूनी कहलाती है। अपने प्रवाह मार्ग के ऊपरी भाग में लगभग 100 किमी तक इसमें मीठा जल पाया जाता है, परंतु बाड़मेर के बलोत्रा में पहुंचकर इसका जल लवणी या खारा हो जाता है, जो कि यहाँ इसके प्रवाह मार्ग की सतह के लवण समृद्ध होने के कारण होता है। यह नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। एक प्रश्न यह भी होता है मित्रों, कौन सी नदी ऐसी है जो उसमें विलीन हो जाती है? तो यह लूनी नदी ही, वहां भी इसका आंसर होता है। जल के खारेपन के कारण ही इसका नाम लूनी, राजस्थानी में इसको लूनी कहते हैं, नाम पड़ा है। संस्कृत में इसे लवणावती, साल्ट रिवर कहते हैं। तो किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है?
ये एक स्पेशल प्रश्न लोक सेवा आयोग ने बनाया था और आपने देखा कि कैसे इसमें ये जब चलती है तो अजमेर के निकट से अरावली के श्रृंखला से तो सागरमती इसमें मिलती है और क्या नाम है कि कैसे कैसे ये आगे बढ़ती है और कैसे उसमें विलीन हो जाती है और कहाँ इसका जल खारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, बंगाल डेल्टा या कावेरी डेल्टा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर मिलेगा आपको वो मिलेगा बंगाल डेल्टा, विकल्प सी इसका करेक्ट है। इसका डिटेल देख लेते हैं। दो हिमालयी नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र एक गैर हिमालय नदी मेघना के साथ मिलकर विश्व के सर्वाधिक बृहद डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसे दो भागों में पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा तथा पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा मैदान में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा को पुनः 3 उपविभागों में बांटते हैं, उसी में से एक है आपका मोरीबंद डेल्टा। इसके बाद 2 ठो और कौन कौन से हो जाएंगे, ये आपका यहाँ पे 1 हो गया और ये 3 उपविभाग बनते हैं मैंने बताया। जो दूसरा उपविभाग होता है वो प्रौढ़ डेल्टा होता है, प्रौढ़ डेल्टा होता है। और इसके बाद जो तीसरा इसका उपविभाग होता है वो ज्वार सक्रिय डेल्टा उसको हम कहते हैं, ज्वार सक्रिय डेल्टा। इस तरह से इसके 3 उपविभाग हो जाते हैं। मोरीबंद डेल्टा को यह नाम बागची द्वारा 1944 में दिया गया था। तो मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस एक डेल्टा का उपविभाग है? तो ये कौन सा डेल्टा हो गया? इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो गया बंगाल डेल्टा का। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर, मैकाल, महादेव, सतपुड़ा, छोटा नागपुर, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर, मैकाल। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम जो है वो विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर है। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में दिए गए कथन में से जिनमें से कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है, कथन देखते हैं क्या है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। बिल्कुल सही है। कथन जो कह रहा है कि भूकंपीय क्षेत्र हिमालय में स्थित है, सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय में स्थित है, बिल्कुल सही है। और इसका कारण भी यही है कि कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र यहाँ पे अवस्थित है। यानी कि इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा वो ये होगा कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का, लोयस मैदान का, जलोढ़ मैदान का या हिमनदी मैदान का। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सरोवरी मैदान, विकल्प ए इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित जो मैदान होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम सरोवरी मैदान कहते हैं। कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण हैं। तो ये इम्फाल बेसिन है और यही जो है एक सुंदर उदाहरण इम्फाल बेसिन का सरोवरी मैदान का एक सुंदर उदाहरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? चंबल है, दामोदर है, गंडक है, रामगंगा है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है।
तो इसमें आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दामोदर। आप जानते हैं कि दामोदर नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए जानी जाती है। भ्रंश के कारण यह नदी अपने अनुप्रवाह के दाहिनी ओर तीक्ष्ण मोड़ लेकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ती है तथा इसकी चौड़ाई और जलधारण क्षमता कम हो जाती है। तो भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध कौन हो गई? तो ये हो गई आपकी दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। नहीं, गलत है, ये जीवाश्महीन नहीं है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बिल्कुल सही है, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बिल्कुल ये भी सही है। अब हम देखेंगे 2-3 कहाँ है, तो विकल्प बी में 2-3 हमको मिल रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम कह रहा है। अभी आपने एक क्रम इसके पहले देखा, फिर यहाँ भी वही पूछ रहा है। स्वेज नहर जो क्षेत्र है, यहाँ पे हमको देखना है कि झीलों का क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ कौन सा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है और यह मैप से ही आपका हल हो पाएगा, लेकिन यहाँ इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो डी उत्तर सही है। जो उत्तर से दक्षिण दिशा में देखेंगे तो सबसे उत्तर में लेक मंजला, फिर लेक टिमसा, फिर ग्रेट बियर लेक और फिर लिटिल बीटर लेक। जब तक हम मैप में स्वेज नहर को नहीं देखेंगे, ठीक है, या फिर इन झीलों को नहीं देखेंगे स्वेज नहर में जो जिस क्रम के अनुसार हैं, तब तक ये हमसे प्रश्न सही नहीं हो पाएगा। लेकिन याद करने के लिए हमको ध्यान देना है कि लेक, सबसे पहले लेक मंजरा, लेक टिमसा, फिर ग्रेट, फिर लिटिल, लेक लेक ग्रेट लिटिल। इस तरह से हम याद रखेंगे तो टू द पॉइंट अगर क्वेश्चन आएगा तो हम इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक कटक का, दक्षिणी अटलांटिक कटक का, हिंद महासागर कटक का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टेलीग्राफिक पठार जो है ये किसका है हिस्सा है? तो ये उत्तरी अटलांटिक जो कटक है उसका हिस्सा है। विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर है। टेलीग्राफिक पठार एक हाइड्रोग्राफिक मिथक है। 19वीं शताब्दी के मध्य में अमेरिकी समुद्र विज्ञानी मैथ्यू फोंगेट मौरी ने समुद्री गहराइयों का चार्ट तैयार करने के दौरान यह नोट किया कि उत्तर अटलांटिक महासागर में मध्य का भाग उथला है, जिसे उसने समुद्री टेलीग्राफिक केबल बिछाने के लिए उपयुक्त मानते हुए टेलीग्राफिक पठार का नाम दिया था। ठीक है, इसके अनुसार यह पठार अटलांटिक महासागर के न्यू फाउंडलैंड से आयरलैंड तक विस्तारित था। वर्ष 1925 से 27 के दौरान जर्मनी के अनुसंधान पोत मीटियोर द्वारा संग्रहित आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह माना कि वास्तव में यह पठार एक सतत कटक है जो कि अटलांटिक महासागर बेसिन में आगे तक विस्तारित है। बाद के अध्ययनों के आधार पर इसे मध्य अटलांटिक कटक का नाम दिया गया। मध्य अटलांटिक कटक के उत्तरी भाग को हम डॉल्फिन कटक के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर में एक विस्तृत पठार के रूप में है। अब इस प्रकार हम देख सकते हैं कि टेलीग्राफिक कटक को मध्य अटलांटिक कटक के उत्तरी भाग अर्थात उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा मानना ही हमको उचित होगा। ये पूरी व्याख्या थी, लेकिन यहाँ जो प्रश्न को याद करने का तरीका है वो यह है कि टेलीग्राफिक पठार याद करें हम, और उसके साथ ही साथ उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है, ये हम यहाँ से तैयार करें। नेक्स्ट आपको मिलेगा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विभिन्न नाम और देश। ये कहाँ कौन से चलते हैं, बहुत ही फेमस प्रश्न है और बराबर परीक्षा में यह पूछा जाता है। तो हम देखेंगे जो बिलीबिली है वो कहाँ चलती है, तो बिलीबिली जो है ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है। इन प्रश्नों को याद करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। टाइफू जो है वो कहाँ पे हमको मिलेगा, तो टाइफू हमको मिलता है जापान में। बगुइयो कहाँ पे मिलेगा, तो बगुइयो ये मिलेगा हमको फिलीपींस में। और हरिकेन्स कहाँ मिलेगा, तो हरिकेन्स मिलेगा हमको यूएस में। अब मित्रों इसमें थोड़ा सा हम कूट वाले प्रश्नों को बहुत इंटरेस्ट के साथ हल करते हैं और हम बताते हैं कि कैसे आप इस प्रश्न को पकड़ सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा
कि अगर हमें दो चीज तैयार है, ए का बिलीबिलिस ऑस्ट्रेलिया और डी का हरिकेन्स जो है इसका अमेरिका। अब हम इसको मिलाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम इसमें चारों जाने, टाइफू को भी जाने और बगुइयों को भी जाने। हम देखिए कैसे इसका उत्तर लगा देते हैं। ए का क्या है, ए का 2 है, ऑस्ट्रेलिया है ना, तो ए का 2 है। अब ए का 2 हम देखते हैं कि ए का 2 दो जगह पे है, यहाँ भी है ए का 2, ठीक है, और यहाँ भी है ए का 2। प्रश्न मेरा फंस गया, नहीं लग पाएगा, हम बी लगाएं या डी लगाएं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमने कहा हम टाइफू को नहीं जानते ये कहाँ पे है, और हम बगुइयों को भी नहीं जानते हैं। कमीशन का एक ट्रेंड देखिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैं एनालिसिस के द्वारा निश्चित रूप से यह प्रयास करता हूं कि आपके प्रश्न को बिल्कुल आसान बनाऊं, और उसी के क्रम में मैं यह प्रयास कर रहा हूं। वरना हमने आपको बताया कि बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया, टाइफू जापान, बगुइयो फिलीपींस और हरिकेन्स यूएस से होता है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात चलते हैं, लेकिन हम प्रश्न को पकड़े कैसे? केवल अगर हमें बिलीबिली याद है और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और हरिकेन्स याद है तो हम कैसे पकड़े, ये हम बता रहे हैं। यहाँ हम डिस्कशन मित्रों कर रहे थे, तो हमने देखा कि अगर हमको एक बिलीबिलीज याद भी है ऑस्ट्रेलिया, तो दो जगह ऑप्शन इन्होंने दिया है, हम फंस सकते हैं। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। लेकिन अगर हरिकेन्स हमको याद है यूएस से, डी का 4, तो डी का 4 जब हम आएंगे तो केवल डी का 4 यहीं मिल रहा है। यहाँ पे डी का 2 भी मिल गया और यहाँ पे डी का 4 भी मिल गया। अगर इस 4 पे जाएंगे तो यहाँ 1 है, 1 तो होगा नहीं, तो ऐसे में विकल्प डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम केवल, पुनः मैं बताता हूँ क्लियर करके, हमें केवल इसमें 2 अगर तैयार है, बिलीबिलीज जो कि काफ़ी फेमस है, बच्चों को याद रहता है, ऑस्ट्रेलिया और हरिकेन्स यूएस से केवल 2 तैयार है, तो केवल 2 और 4 के बल पे हम आंसर लगा लेंगे। जहाँ जिस ऑप्शन में 2 और 4 दोनों मिलेगा वही उत्तर होगा। यहाँ 2 तो मिल रहा है लेकिन 4 डी में नहीं मिल रहा है, इसलिए बी आंसर नहीं होगा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारी रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? यह भी बिल्कुल मैप का प्रश्न है, लेकिन यहाँ हम जान लेते हैं कि कौन सा है वो। तो ये आपका हो जाएगा सोची, सोची, ठीक है। ये साइबेरिया पारी रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है। अब देखिए, साइबेरिया पारी यानी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व की सबसे लंबाई में विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन है, जो रूस की राजधानी मॉस्को को रूस के सुदूर पूर्व के नगर व्लादिवोस्तोक को जोड़ती है। इस रेल मार्ग पर जो अवस्थित प्रमुख नगर हैं उसमें आप देखेंगे मॉस्को है, पर्म है, एकातेरिनबर्ग है, ओमस्क है, नोवोसिविस्क, क्रास्नोयर्स्क, इरकुत्स्क, खाबरोवस्क और व्लादिवोस्तोक। कजान शहर मॉस्को से एकातेरिनबर्ग के मध्य रेल मार्ग द्वारा इससे जुड़ा है तथा यह मुख्य ट्रांस साइबेरियन लाइन पर नहीं है, बल्कि यह दक्षिणी ट्रांस साइबेरियन रूट पे है। यानी जो सोची है आपने देखा है, ये कहाँ है? तो ये दक्षिणी साइबेरियन उस पे है, ये उस पे अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पवन है और देश है, कौन सा पवन किस देश में चलता है? यहाँ हमको सीधे सीधे प्रश्न है, और यहाँ पे पूछा गया है कि सुमेलित सही सुमेलित नहीं है, यानी बाकी सब सुमेलित है। बाकी को याद करिए और जो नहीं सुमेलित है उसको क्या करिए, उसको भी करेक्ट करके उसको भी याद कीजिए। तो हम यहाँ देखेंगे सांता आना कैलिफोर्निया, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हबूब सूडान, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। यामो जापान, ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया जो है यह करेक्ट नहीं है, ठीक है। यह किसको प्रभावित करती है? यह मिस्ट्रल जो है ऑस्ट्रेलिया को नहीं प्रभावित करके, बल्कि इसकी जगह यह स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करती है। कौन कौन से देश हैं? स्पेन है और इसके साथ ही साथ कौन सा है? फ्रांस है, ठीक है। तो ये मिस्ट्रल अगर हम इसमें जानते हैं हमसे कायदे से, तो सांता आना तो लगभग तैयार रहता है बच्चों को। हबूब और यामो अगर डिफिकल्ट भी है तो मिस्ट्रल भी लगभग तैयार ही रहता है। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, सुमेलित नहीं है, वो डी है,
क्योंकि मिस्ट्रल जो है स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करती है। नेक्स्ट यहाँ तूफान या हरिकेन है और सर्वाधिक प्रभावित आपको देश मिलेंगे। डोरियन, हैवीज, लेकिमा, मिटाग मिलेगा आपको यहाँ पे। तो ये जो प्रश्न है ये आपका एक तरह से समसामयिक प्रश्न है ये, ठीक है। इस प्रश्न में जब संबंधित तूफान को हम देखेंगे तो डोरियन जो था इससे सर्वाधिक प्रभावित देश जो था वो बहामास था, हेजिबीस से जापान था, ठीक है, और लेकिमा से चाइना था, और मिटाक से जेजू या दक्षिण कोरिया था, ठीक है। तो ये अगस्त सितंबर 2019 में जो तूफान आए थे, यह प्रश्न जो है अगस्त सितंबर 2019 में जो तूफान थे उनको दृष्टिगत रखते हुए करंट से जोड़ के इसको बनाया गया था, ठीक है। तो चूंकि ये हो गया करंट का प्रश्न, आप यहाँ ध्यान देते रहें, ये करंट का प्रश्न हो गया। पुनः तमाम तरह के तूफान आए हैं और वहाँ से आपको करंट में प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस प्रश्न की चर्चा हमने सिर्फ इसलिए की कि हमको तूफानों पे अपनी पैनी नज़र रखनी है, तभी हम जा करके इस तरह से तूफान और प्रभावित देश का प्रश्न आएगा तो उस प्रश्न को लगा पाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ वनस्पति का प्रकार दिया है, 2 सूचियां फिर मिली हमको, वनस्पति का प्रकार और क्षेत्र, ठीक है। यहाँ भी हम देखेंगे अपने तरीके से कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को थोड़ा सा प्रश्न घुमावदार जरूर है लेकिन फिर भी हम सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले तो हम लगा लेते हैं कि किसका क्या होगा। तो माकची जो है वो भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में आती है, वनस्पति मिलती है माकची भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में मिलती है। हिब्बस जो है ये दक्षिण अफ्रीका में, और चैपरेल जो है ये आपको कैलिफोर्निया, चैपरेल जो है ये कैलिफोर्निया, और मैटोरोल जो है ये कहाँ पे है, ये चिली है। अब हम देखते हैं कि प्रश्नगत विकल्प में कहाँ पे इसका आंसर आपको मिलता है। तो ए का 2, इसमें अगर एक भी हमको याद है, ए का 2 यहाँ है, बाकी 2 कहीं नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। केवल एक माकची अगर वनस्पति मालूम है कि भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है तो यही इस प्रश्न का उत्तर करेक्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर सारा का सारा हम जान लेते हैं, फिम्स जान लेते हैं, चैपरेल जान लेते हैं, मैटोरोल जान लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट देश है और राजधानी है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। हमको ये मध्य एशिया के देश हैं, आप देख रहे हैं, और इसको हम चाहेंगे कि बिल्कुल इसको लगाया जाए और सारे के सारे देश की राजधानी ध्यान रखा जाए। उज्बेकिस्तान की राजधानी होती है ताशकंद, ठीक है। ताजिकिस्तान की जो राजधानी होती है दुशांबे, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबत, ठीक है। ये मध्य एशियाई देश हैं और इनकी राजधानी है। आसान सा प्रश्न है ये, और इसका विकल्प 1 2 3 4 हो जाएगा क्योंकि सब ये राजधानियां करेक्ट दिया है। उज्बेकिस्तान की ताशकंद, ताजिकिस्तान की दुशांबे, किर्गिस्तान की बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान की अशगाबत। इसमें कहीं से कोई डिफिकल्टी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ प्राकृतिक वनस्पति है और इधर क्षेत्र है। तो अधिजीवी वनस्पति कहाँ मिलती है, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में मिलती है। बबूल कहाँ मिलता है, तो ये सहारा में मिलता है आपको। तो उसके बाद से अगला है बायोबाब, ये कहाँ मिलता है, तो बायोबाब आपको सवाना में मिलेगा। और देवदार कहाँ मिलेगा आपको, ये आपको भूमध्य सागर में मिलेगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वो विकल्प ए हो जाएगा, ए का 2। लेकिन इसमें अधिजीवी वनस्पति केवल जानते हैं तो नहीं लग पाएगा क्योंकि सारे विकल्प में ए का 2 दे रखा है इसने। अब बबूल अगर आप जानते हैं तो भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं लगने वाला है। बायोबाब अगर जानते हैं तब जाके इस प्रश्न का उत्तर लग पाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है बनाया, लेकिन फिर भी अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय है। बबूल जो है सहारा का है, बायोबाब जो है वो सवाना का है, और देवदार जो है वो भूमध्य सागरीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे जनजाति है और स्थान है, ठीक है। और ये पूछा है कि सुमेलित नहीं है। तो पिग्मी जनजाति के बारे में हम जानते हैं कि पिग्मी कांगो बेसिन में ही पाई जाती है, ये सुमेलित है। अंगामी नागालैंड में मिलती है, सुमेलित है। एनु जापान में मिलती है, सुमेलित है। लेकिन जो किर्गिज है ये जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है,
न कि सूडान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है ये? मध्य एशिया में। यानी कि सुमेलित कौन नहीं हो गया? तो विकल्प डी सुमेलित। और हम इसको सुमेलित करके भी इसको हमने पढ़ लिया। सूडान को यहाँ से हटा दीजिए तो पिग्मी कांगो बेसिन, अंगामी नागालैंड, एनु जापान और किर्गिज मध्य एशिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किस बड़े शिकारों की भूमि के नाम से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? शीतोष्ण घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश, उष्ण रेगिस्तान प्रदेश या उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। तो मित्रों, जो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश है, विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा। उसी को हम किसके नाम से जानते हैं? इसी को हम बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बड़े शिकारों की भूमि को हाईलाइट करते हैं। और किसको जानते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को हम बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जानते हैं। मित्रों, ज्योग्राफी के प्रश्न जो उत्तर प्रदेश PCS 2019 की परीक्षा में पूछे गए थे, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्न वो यहीं तक थे। अब इसके बाद आगे जो अगला होगा वो पर्यावरण होगा। मित्रों, हम रात्रि के 9 बजे लाइव भी होते हैं, जहां हम हिंदी या फिर GS में संविधान का पार्ट पढ़ते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।